नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बिहार में बीजेपी राष्ट्राध्यक्ष की सीट हार भी 19,000 वोटों से हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में कमल का किला हिला दिया। जानकारी से पीके की जितनी बड़ी जीत बता रहे हैं, उससे बड़ी बीजेपी की हार मान रहे हैं, क्योंकि नेशनल लेवल से लेकर बिहार के कई मुद्दे इसके फैक्टर बताए जा रहे हैं और इसका मैसेज दिल्ली लखनऊ तक पहुंचा है। जो सीट बीजेपी के लिए सेफ थी और हर बार 50% से ज्यादा वोट मिलता रहा, वहां कैसे गेम पलट गया। बांकीपुर के अलावा दतिया का उपचुनाव भी किस तरह बीजेपी के लिए सबक देने वाला रहा, यह भी आपको देखिए। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह जानता था कि भाई इस चुनाव से सरकार बननी है न बिगड़नी है, इसलिए निर्णय जनता ने लिया है। बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े, ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। पेपर लीक को हुए जेनजी के आंदोलन के बाद देश में पहली बार 3 जगह उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कुल 3,70,017 वोटर्स ने मतदान किया। इनमें बीजेपी ने केवल गुजरात के मांजलपुर में ही जीत हासिल की, बाकी दोनों जगह हार मिली है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा रहा बिहार के बांकीपुर का, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने खाली किया था। अब उस पर प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली। इस जीत के बाद पीके दम भर रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव करेंगे और आने वाले सालों में नया विकल्प पेश करेंगे। चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पलायन की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। क्या कहेंगे, किस तरह से अब प्रशांत जी काम करें यहाँ के बिहार के लिए? आई थिंक वो डिसाइड करेंगे अभी यहाँ रह के कि आगे कैसे क्या करना है, और फ्रॉम मी एज अ वाइफ जो सपोर्ट चाहिए वुड बी मोर देन हैप्पी टू गिव दैट। बांकीपुर जब से विधानसभा सीट बनी है, तब से नितिन नबीन ही यहां से बीजेपी के लिए जीत हासिल करते आए थे, मगर इस बार उनके राज्यसभा जाने के बाद उम्मीदवार बदला तो बड़ा उलटफेर हो गया। बतौर रणनीतिकार कईयों को जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर ने अपने पहले चुनावी इम्तिहान में इतिहास रच दिया। बीजेपी के नीरज कुमार सिर्फ 3 राउंड में लीड ले पाए, बाकी 28 राउंड में प्रशांत किशोर ही हावी रहे। गौर करने वाली बात यह है कि बांकीपुर के चुनावी इतिहास में ये पहला मौका है जब एंटी बीजेपी उम्मीदवार 50% वोट के आंकड़े तक पहुंचा। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। हम अपने नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी से अलग नहीं हट सकते। कहाँ हमारी कमी है, कहाँ चूक है, कहाँ हमें बेहतर करना है, जन सरोकार जन उद्देश्य पर कहाँ खरा उतरना है, इन सारे सवालों को लेकर करके हम आगे भी बढ़ेंगे।
तो क्या इन नतीजों के आधार पर मान लिया जाए कि देश की सियासत में नया ट्रेंड सेट हो रहा है? क्योंकि बात सिर्फ उपचुनाव में हार भर की नहीं है, बल्कि मैसेजिंग की है। और नेशनल लेवल के मुद्दे के अलावा कई ऐसे फैक्टर भी थे जिनका बड़ा इम्पैक्ट माना जा रहा है। जैसे कि नंबर 1, क्या बीजेपी को आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदलना भारी पड़ गया? नंबर 2, क्या लोग भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर से नाराज हैं? नंबर 3, क्या बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के कामकाज से पब्लिक खुश नहीं है? नंबर 4, क्या नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में नेपथ्य में जाना बड़ा कारण रहा? और नंबर 5, क्या राम मंदिर दान चोरी मुद्दे ने बड़ा डेंट पहुंचाया है? लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव पीके की जीत से ज्यादा बीजेपी के हार के लिए जाना जाएगा, क्योंकि इस बार जेनजी का सपोर्ट नहीं मिला। लोगों ने जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस बार रोजगार के मुद्दे पे, पलायन को रोकने के मुद्दे पे और विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। यह सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि अगर जेनजी सबसे ज्यादा कहीं परेशान है तो बिहार में है। भाजपा के गढ़ से उनको उखाड़ के फेंक दिए। आप जनता के हित में कार्य नहीं करे हो, कहिए कि जनता आपको बार बार चुन नहीं की। आप कहते हैं कि कुत्ता बिलाई को टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा, तो देखिए जीत गया कुत्ता बिलाई ना। कहाँ भागा है पता नहीं चल रहा, हमको तो नहीं दिख रहा भाजपा वाले कहाँ चले गए। उनका घमंड आज टूट गया है। एमपी के दतिया से आई ये तस्वीरें भी बीजेपी के लिए परेशान करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने कई सारे इफ एंड बट के बाद भी बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को दतिया उपचुनाव में हरा दिया। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह रही कि उसने दतिया सीट को अपने पास बरकरार रखा, मगर बीजेपी के लिए यह सवाल यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है कि क्या आंतरिक कलह उसे बुरी तरह ले डूबी, क्योंकि जिन नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया था, उन नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी बीजेपी कैंडिडेट को 27 वोटों से पीछे रहना पड़ा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस समय आप देख पा रहे होंगे तमाम तस्वीरें लाइव टाइम्स ऑफ भारत पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जीत का जश्न कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे हैं। हाथ में राहुल गांधी और जीतू पटवारी की तस्वीरें, कांग्रेस का झंडा हाथ में है और जीत का जश्न जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। नारेबाजी हो रही है जीतू पटवारी और राहुल गांधी के लिए, जोश से लबरेज है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता। ये जीत उमंग सिंगार की है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है। निश्चित तौर में ये जीत जो है मध्य प्रदेश में 2028 का आगाज करने जा रही है। राहुल गांधी जी हमारे नेता को समर्पित जीत है, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई 2028 में तय हो गई। बीजेपी के लिए एकमात्र अच्छी खबर आई गुजरात के मांजलपुर से, जहां सत्येंद्र पटेल ने 30,000 के भारी अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया। इस बम्पर जीत के बाद बीजेपी के खेमे में जश्न है, मगर बांकीपुर और दतिया की हार ने उसे फीका कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर हमेशा समय नहीं देखता है, उसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो दिल से निभाता है और कार्य करते रहता है। इसमें समय का सोचने वाली बात नहीं है। हम जो काम करते हैं पार्टी की निष्ठा से वो काम आगे चल। 3 राज्य 3 सीट और तीनों पर अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की जीत, क्या इस चुनावी पिक्चर में नई तस्वीर छिपी है? बहुत मुमकिन है बीजेपी इस पर मंथन करेगी और भविष्य के लिए अलग रणनीति बनाएगी। वैसे भी अगला बड़ा विधानसभा चुनाव यूपी में होना है, जिसके लिए बीजेपी विरोधी बहुत पहले से एक्टिव हैं और सीएम योगी के खिलाफ कई सारे दांव एक साथ आजमा रहे हैं। बांकीपुर से साकेत कुमार और दतिया से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। संसद में हंगामे के बीच सरकार ने आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया गया। अब मोदी सरकार के एजेंडे में FCRA संशोधन बिल है। संसद में सरकार इस बिल को इसी हफ्ते ला सकती है। बिल में संशोधन के जरिए सरकार विदेशी फंडिंग वाले NGOs पर कैसे शिकंजा कसने की तैयारी में है और इस बिल के आने से आंदोलन जीवी क्यों परेशान है, देखिए स्पेशल। नहीं
संसद में एक तरफ विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक पर नारेबाजी और सत्ता पक्ष पर हमले हैं। दूसरी तरफ सरकार है जो इसी शोर शराबे के बीच अपने सबसे अहम विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। पेपर लीक और वंदे मातरम बिल पास करने के बाद मोदी सरकार बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। सरकार एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर बड़ा चाबुक चलाने जा रही है। सरकार विदेशी चंदा पाने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के लिए नियमों को और कड़ा करने जा रही है। इसी मॉनसून सत्र में सरकार संसद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है। इस बिल के पास होने से विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ पर सरकार की सीधी नजर होगी। एफसीआरए बिल को लाने का सरकार का पहला मकसद है विदेशी फंड से बनी प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल को रोकना। दूसरा मकसद है उन संगठनों पर रोक लगाना जो कागजों पर तो मौजूद है लेकिन सामाजिक कामों में एक्टिव नहीं है और विदेशों से फंड ले रहे हैं। तीसरा मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी विदेशी ताकत गुप्त रूप से फंडिंग करके भारत की राजनीति, जनमत या सरकारी नीतियों को प्रभावित न कर सके। इस बिल को लेकर एनडीए के सांसदों का कहना है कि विदेशी पैसा लेने वाले संगठनों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बदलाव जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक इस नए बिल में एक नई संस्था बनाने का प्रावधान किया गया है जो कि एक बड़ा बदलाव है और उसे नामित प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा। सरकार का दावा है कि लाइसेंस खत्म होने के बाद विदेशी पूंजी से बनाई गई इमारतों की देखभाल के लिए एक पारदर्शी तरीका अपनाया जाए, इसका प्रावधान बिल में किया गया है। नए एफसीआरए बिल में सभी संस्थाओं के लिए एक नई गाइडलाइंस तैयार की गई है। खबरों के मुताबिक नए बिल में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने पर वो अपने आप रद्द माना जाएगा। विदेशी फंड कितने समय तक रखा और खर्च किया जा सकता है इसकी समय सीमा भी तय होगी। सस्पेंशन के दौरान संस्था अपनी संपत्ति बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। नए बिल में एफसीआरए मामलों की जांच और जवाबदेही भी तय की गई है। एफसीआरए मामलों में जांच अब सरकार की इजाजत के बिना शुरू नहीं होगी। सजा को घटाकर 5 साल से 1 साल कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर डायरेक्टर, ट्रस्टी और पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। संस्था बंद होने या एक्टिव नहीं होने पर उसकी संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएगी। ये बिल राष्ट्र के हित में बहुत जरूरी है। ये बिल मोदी जी के नेतृत्व में ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आ सकता है। हम जानते हैं दुनिया के जो आर्थिक पावरफुल देश है वो भारत की समृद्धि देख नहीं पा रहे हैं। उनकी सलामती को पैसे के जोर से आंतरिक और विदेश से जो देश के प्रति वफादारी और प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढ के पैसे के माध्यम से, बाकी की लालच से जिस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये ताकत, पैसे की ताकत से भारत को डिस्टर्ब करने वाली शक्तियां तो काबू में आएगी। अब सवाल है कि क्या विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा या विरोध करेगा। इस बिल के विरोध की सबसे बड़ी वजह विदेशी फंडिंग से चल रही सियासी दुकानें भी हैं, क्योंकि कई बार कथित तौर पर विदेशी फंडिंग के जरिए देश में अराजकता फैलाने का आरोप भी लगा है। कई आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग की बातें भी सामने आ चुकी हैं। दिल्ली के छात्र आंदोलन में विदेशी फंडिंग के आरोप लगे। फूड डिलीवरी करने वालों ने आरोप लगाया कि खाना दुबई और बांग्लादेश जैसी जगहों से डिलीवर किया जा रहा है। किसान आंदोलन में भी विदेशी फंडिंग के आरोप लगे थे। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में प्रवासी भारतीय किसानों के पक्ष में रैलियां कर रहे थे। CAA आंदोलन के दौरान ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की संस्था पर विदेशी फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का आरोप लगा था। मुझे लगता है अगर हमें विदेशी फंडिंग मिल रही है या हमें विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है तो ये तो अमित शाह जी का फेलियर है। फिर अमित शाह जी को भी रिजाइन देना चाहिए। इतने बड़े चाणक्य के होने के बावजूद विदेश से फंडिंग कैसे आ रही है, विदेश से कैसे कंट्रोल हो रहा है। एफसीआरए को लेकर के गलत फहमी जो फैलाया गया है केरल में, ये ठीक बात नहीं है। जो अमेंडमेंट है ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है और यही सरकार कर रहे हैं। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन
मेथड को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये केरल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों ने गलत बात को फैलाया गया है। उससे पहले केंद्र सरकार ने इस बिल को पहले 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष और सिविल सोसाइटी के भारी विरोध के कारण इसे टालना पड़ा। उस दौरान विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस बिल को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि एफसीआरए में संशोधन से आरएसएस को अनुचित लाभ मिल सकता है, जबकि गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा हो जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बिल में संशोधन जमीनी विकास और सामाजिक कल्याण ढांचे की रीढ़ गैर सरकारी संगठनों का गला घोंटना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संशोधन ईसाई संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज पर हमला है। पीएम मोदी ईसाई संस्थानों में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड में विदेशों से आए पैसे का क्या होगा और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धन को बीजेपी कब लौटाएगी। डीएम के नेता एमके स्टालिन ने कहा कि ये ईसाई एनजीओ, चर्चों और अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर सीधा हमला है। लेकिन सरकार का कहना है कि एफसीआरए में संशोधन का उद्देश्य विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ बाहरी धन का इस्तेमाल न हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में एनजीओ को साल 2019-20 में 16,306.04 करोड़ रुपए, साल 2020-21 में 17,058.64 करोड़ रुपए और साल 2021-22 में 22,085.10 करोड़ रुपए मिले। इस तरह कुल मिलाकर साल 2019 से 2022 के दौरान तकरीबन 55,449 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। अब निगाहें संसद पर है। क्या सरकार अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ा पाएगी या विपक्ष के विरोध के बीच इस मुद्दे पर लंबी राजनीतिक और संसदीय लड़ाई देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सियासत में जब जब राम नाम की एंट्री होती है तो अच्छे अच्छे गठबंधन डोल जाते हैं, लेकिन इस बार भूचाल किसी विरोधी खेमे में नहीं बल्कि सीधे समाजवादी पार्टी के कुनबे के भीतर आया है। कलह की वजह बने हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, और इस कलह ने अखिलेश यादव को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक तरफ कुनबा है, दूसरी तरफ गठबंधन की मजबूरी। रिपोर्ट देखिए। कहा तो ये जाता है कि सियासत में ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, लेकिन कुछ मौकों पर सियासी खास दोस्ती की नजीर भी पेश की जाती है। ये तस्वीर भी उसी बात की बानगी पेश करती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और साथ में पप्पू यादव, जो हैं तो वैसे निर्दलीय सांसद, लेकिन अक्सर कांग्रेस की रथ पर सवार होने की कोशिश में रहते हैं। अब एक नजर इस तस्वीर पर भी डालिए। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी है, सियासी गठजोड़ भी है। इन दोनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है और वो ये कि इन तीनों में सियासी दोस्ती बाकमाल है। और इसलिए अखिलेश और पप्पू की खास दोस्ती की चर्चा इस वक्त इसलिए हो रही है क्योंकि पप्पू यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद परिसर में नुक्कड़ मंचन किया, जिसके बाद अखिलेश ने सोचा था कि इस बार यूपी चुनाव में वो इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस नुक्कड़ मंचन के बाद अखिलेश यादव ने खुलकर पप्पू यादव की पीठ भी थपथपाई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अखिलेश का पप्पू यादव को समर्थन समाजवादी पार्टी के अपने ही घर में कलह की वजह बन गया। देखिए, वो गलत था क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। अखिलेश यादव अभी पप्पू यादव के समर्थन की रणनीति बना ही रहे थे कि सपा के चाणक्य कहे जाने वाले प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अपनी ही पार्टी की लाइन से अलग रुख अपना लिया। राम गोपाल यादव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि पप्पू यादव ने जो किया वो पूरी तरह गलत था, और उनका ये बयान अखिलेश के उस पोस्ट के ठीक बाद सामने आया जिसमें उन्होंने पप्पू यादव पर हमले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी और इस मामले की जांच की मांग की थी। दरअसल अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि हिंसा हार के डर से जन्म लेती है,
भाजपा हताश है, इसलिए देश के बच्चों के बाद अब सांसद तक पर प्राणघातक हमले करवा रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमलावर के चाकू लेकर पहुंचने की घटना बेहद गंभीर मामला है और माननीय सांसद की सुरक्षा में लगे सरकारी महकमे की भारी चूक भी। जांच हो। जनप्रिय सांसद श्री पप्पू यादव जी की लोकप्रियता भाजपा पचा नहीं पा रही है, क्योंकि भाजपा अपने कुकृत्यों की वजह से हर तरह से बदनाम हो चुकी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी संज्ञान लें, श्री पप्पू यादव जी सदैव यूं ही सक्रिय रहें। सियासत के मंच पर कब कौन सा किरदार क्या रूप धर ले कहना मुश्किल है और संसद परिसर में भी ठीक ऐसा ही हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर दान पात्र हाथ में थामे विरोध जता रहे थे। प्रदर्शन बिल्कुल सधे हुए अंदाज में चल रहा था, लेकिन तभी एंट्री हुई पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। सिर से पांव तक भगवा कपड़ों में लिपटे पप्पू यादव को देखकर वहां मौजूद सपा सांसद भी सन्न रह गए। वो पप्पू यादव जवाब देंगे, वो हमारा कार्यक्रम नहीं था। हम तो दान पत्र लेकर एक सिंबॉलिक कर रहे थे, अचानक कपड़ा पहन कर आए, बैठ कर करने लगे। हम लोग हटा भी रहे थे उनको। दरअसल अब अखिलेश यादव के सामने 2027 का रण है और कल तक जो समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर सवार होकर दिल्ली का रास्ता नापने की कोशिश कर रही थी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे के बाद उसी साइकिल का हैंडल अयोध्या और भगवान राम की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब 2027 की चुनावी बिसात बिछाते हुए अखिलेश ने क्लियर कर दिया है कि अब समाजवाद के नए चैप्टर में भगवान राम की एंट्री हो चुकी है। इसलिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और अपने सभी विधायकों की तरफ से प्रभु राम और हनुमान के रूप में कलाकारों को 51 हजार रुपए की सम्मान राशि भेंट की और इसे दान नहीं बल्कि भगवान को चढ़ावा करार दिया। बहुत दिनों से हमारे संस्कृति को और हमारे जो परंपराएं हैं, पौराणिक परंपराएं, रामायण और रामलीला में जो हिस्सा लेते रहे हैं, इनका सम्मान करने का हमें मौका मिला है। तो सभी विधायकों ने और सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज इन दोनों लोगों को सम्मान किया है और मैं अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से और सब विधायकों की तरफ से, दोनों हमारे कलाकार हैं लेकिन इस समय प्रभु श्री राम जी के रूप में है, दूसरे हनुमान जी के रूप में है। मैं इन दोनों का सम्मान करता हूं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से। 51 हजार हम लोग दोनों को दे रहे हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव पप्पू यादव का समर्थन कर मुश्किलों में फंस चुके हैं और उनके लिए पप्पू यादव का साथ छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे उनकी सियासी इमेज को धक्का लगेगा। लेकिन राम गोपाल यादव समेत पार्टी नेताओं के बयान को नजरअंदाज करना यानी घर के भीतर एक नए कलेश को जन्म देना होगा। तो अब सवाल है कि अखिलेश यादव इस सियासी चक्रव्यूह से खुद को कैसे बाहर निकालते हैं। क्या वो अपनों की सुनेंगे या फिर पप्पू यादव के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त अपने ही मुल्क में चौतरफा घिरा हुआ है और इस बीच अपनी कुर्सी बचाने की छटपटाहट कहिए या फिर तबाही को न्योता देना, मुनीर ने भारत बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक जुआ खेली। दरअसल मुनीर ने सीमा पर अचानक 250 नए तोप तैनात कर दिए और वो भी चाइनीज। अब सवाल है कि आखिर क्यों? क्या ये पीओजे से लेकर वेस्टर्न फ्रंट तक भारत को घेरने की कोई नई गीदड़ भभकी या फिर पाकिस्तानी सेना की अपनी नाकामी छिपाने की आखिरी पैतरा है? रिपोर्ट। पाकिस्तान में उथल पुथल मचा हुआ है। पूरा सिस्टम वेंटिलेटर सपोर्ट पर किसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपनी उल्टी सांसें गिन रहा है। कुल मिलाकर घर तो संभल नहीं रहा, लेकिन आदत से मजबूर मुनीर पूरी टैंक आर्मी को भारत की तरफ मोड़ दिया है।
मजे की बात है कि पूरा माल चाइनीज है। इस चक्कर में चीन के कर्जे से पाकिस्तान बुरी तरह दब गया। मुनीर की इस हरकत के बाद अवाम भी भर कर कोस रही है। एक तरफ मुल्क में दाने के लाले पड़े हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को बारूदी मशीनों की फिक्र है, तभी तो मुल्क को कंगाल बनाकर छोड़ दिया। और जब अवाम सवाल पूछती है तो हर बार की तरह भारत का नाम लेकर रोने बैठ जाते हैं। एक तरफ तो मुनीर का शागिर्द भारत को कोस रहा है, तो दूसरी तरफ खुद की अवाम हाल पाकिस्तान का पूरा चिट्ठा खोलकर रख रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि वहाँ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम के नाम पर पूरा सिस्टम ही गोल है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान ने भारत बॉर्डर की तरफ टैंक रेजिमेंट को मूव क्यों किया? कहीं उसे पीओजे के जाने का डर तो नहीं सता रहा? लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुनीर की यह हरकत उसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आग में झोंक दे। वैसे पीओजे के हालात क्या हैं, उसकी गवाही सुनिए। तो यह है असली हकीकत उस पाकिस्तान की जो बात बात में बारूद फेंकता है। अब तो पीओजे ने फुल एंड फाइनल फैसला कर दिया है कि मुनीर के हर जुल्म का हिसाब लेकर रहेगा। और सबसे आखिरी सच ये है कि अब पाकिस्तान के इन तानाशाहों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रांची से खबर है। रांची में आज पेपर लीक को लेकर छात्रों ने शांतिपूर्वक फ्लैशलाइट मार्च निकाला। ये छात्र सूबे में जेपीएससी पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। जो नेता जंतर मंतर प्रदर्शन पे प्रधानमंत्री के घर तक चले गए थे, सड़क पर उतर गए थे, वो आज झारखंड के रांची में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? वो आके इनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये लोग उस सवाल को पूछ रहे हैं, ये छात्र उस सवाल को पूछ रहे हैं। और छात्रों के बीच में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है छात्रों की, और कतारबद्ध होकर लाइन में खड़े होकर अनुशासन का परिचय देते हुए आपको ये छात्र नजर आएंगे। और एक कतारबद्ध होकर तो ये पूरा फ्लैश लाइट है वो जलाकर यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो इन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपाल स्टेडियम रांची की, जहां पर इस वक्त छात्र आंदोलन चल रहा है। और छात्रों की एक ही मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी सीबीआई की जांच हो। और जो रिफॉर्म्स इसकी बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे भ्रष्टाचार ना हो, उसको लेकर सरकार कड़ा कदम उठाए। अब देखना होगा कि सरकार इसके ऊपर क्या रुख रहता है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई इनसे बात करने के लिए नहीं आया है जो ये बात कह रहे हैं। ऐसे में मांग सरकार से भी है कि आखिर कब सरकार आएगी, कब इनसे बातचीत करेगी। और सवाल उन नेताओं से भी है, उन तमाम जो जेनजी के एक नेताओं से भी है जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, आखिर वो कब यहाँ पहुंचेंगे और